नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर बात करने आए हैं आप सभी से। विषय है स्मॉल कंपनी। और ये विषय आज क्यों लिया गया है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 15 सितंबर 2022 को सरकार ने स्मॉल कंपनी की जो परिभाषा है, जो कई वर्षों से कई बार बदली जा चुकी है, उसमें कुछ परिवर्तन 15 सितंबर को और किए गए हैं। इन परिवर्तनों से किसको फायदा होगा और क्या इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आ जाएंगे, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विश्वजीत जी के साथ। तो नमस्कार विश्वजीत। नमस्कार 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 दोस्तों। तो हम पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो कंपनी लॉ का अभी जो कंपनी की डेफिनेशंस में जो अभी बदलाव हुआ है, इससे पहले क्या क्या किस तरह के स्मॉल कंपनी को लेकर सरकार ने बदलाव किए हैं। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के जो मैक्सिमम प्रोविजंस हैं वो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए थे। उससे पहले 12 सितंबर 2013 को 98 प्रोविजंस जो है ना वो एप्लीकेबल हुए थे। 1 अप्रैल 2014 से ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक थी और एंड वर्ड लिखा हुआ है एंड टर्नओवर उसकी जो थी वो 2 करोड़ तक थी, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख की पेड अप कैपिटल तक और 2 करोड़, ये दोनों कंडीशंस जो कंपनी कंप्लाई विद कर रही थी 1/4/2014 से ऑनवर्ड। जी विश्वजीत जी, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करेंगे कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप कैपिटल वो होता है कंपनी के अंदर जितनी कंपनी की जो इधर ही 2 तरह की कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है और एक पेड अप शेयर कैपिटल होती है कंपनी में। जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपकी सरकार के पास रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, उतनी अमाउंट तक के आप शेयर इशू कर सकते हो। तो जितनी अमाउंट तक के आपने उसमें से शेयर इशू कर दिए, सपोज आपकी 100 रुपये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, आपने उसमें से 60 रुपये के शेयर इशू कर दिए हैं, तो वो 60 रुपये आपकी पेड अप शेयर कैपिटल मान जाए। उसका मतलब ये है। तो मैं आपको बता रहा था कि 1/4/2014 को ये 2 कंडीशंस थी और ये 1/4/2014 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये कंडीशंस कंप्लाई जो थी दोनों एप्लीकेबल थी। 50 लाख पेड अप कैपिटल और टर्नओवर 2 करोड़। उसके बाद 1 फरवरी 2021 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन दोबारा लेके आई सरकार। उसमें सरकार ने कहा कि जिस स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को फिर से चेंज किया। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को उसमें क्या कहा गया कि 50 लाख की कैपिटल जो पहले थी ना पेड अप कैपिटल, उसको उन्होंने कर दिया 2 करोड़। और जो 2 करोड़ थी पेड अप के जो टर्नओवर, उसको टर्नओवर को बढ़ा के उन्होंने कर दिया 20 करोड़। ठीक है ना जी। तो ये मतलब क्या हुआ कि 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल और टर्नओवर 20 करोड़। तो ये दोनों जो भी कंपनी कंप्लाई करेगी वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। अब सरकार फिर 15 सितंबर 2022 को बिल्कुल ऑलमोस्ट ये कह लो कि 1-1.5 साल के बाद फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन लेके आई। उन्होंने फिर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज किया, जिसमें उन्होंने पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया वो 4 करोड़ पेड अप कैपिटल रखी, 4 करोड़ तक का रखा और टर्नओवर 40 करोड़ का कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये जो 15 सितंबर 2022 को आया, कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है। लेकिन 15 सितंबर के बाद जो भी बैलेंस शीट्स बनेंगी या जिनकी टर्नओवर 15 सितंबर के बाद या पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 40 करोड़ रहेगी, तो वो उसमें फॉल करेगी। कई बार मेरे कोई क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या ये जो कंपनी 31 मार्च 2021 को 22 को सॉरी जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई, क्या उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है? नहीं, उनके ऊपर नहीं आई, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है, ये पिछली बैकडेट से नहीं होगी। ये 15 सितंबर के बाद जो कंपनीज की बैलेंस शीट्स बनेगी उनके ऊपर एप्लीकेबल। नोटिफिकेशन का तो बेसिक रूल यही होता है कि जिस दिन से वो लागू जारी होता है उसके बाद की डेट पे ही वो एप्लीकेबल होता है, उसकी पुरानी डेट में वो कंसीडर नहीं होता। जी। और हम इसमें बेसिकली ये कि भाई जो पेड अप कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ तक 2 से 4 कर दिया। 2 से 4 कर दिया। 20 से करोड़ से 40 करोड़ टर्नओवर इंक्रीज किया है। एक तो बेनिफिट्स अलग अलग साफ ये दिख रहा है जी। आपके अंदाजा से इस फैसले से कितनी सारी कंपनियां आपको लग रहा है कि
जिनको ये बेनिफिट्स आ रहे, मतलब वो स्मॉल कंपनी में आने का उनको क्या बेनिफिट्स? ऐसा है, देखिए जी, देखिए जो मेरा जो इसमें ओपिनियन है वो ये है कि सरकार जो है वो एमएसएमई यूनिट्स को, जो एमएसएमई कंपनीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनकी टर्नओवर कम है, हाँ जी। और वो एमएसएमई मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ही आती हैं, तो वो सभी उनको सरकार उठाना चाह रही है। हमारे देश में एमएसएमई ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ है, 6.5। और मैं ये मानता हूँ कि अगर 6.5 करोड़ लोग, 6.5 करोड़ एमएसएमई है, और एक एमएसएमई अगर एवरेजली 5 लोगों को भी रोजगार दे तो इस देश की समस्या ही खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? तो क्योंकि 6.5 करोड़ इंटू 5, 30-32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अगर एम्प्लॉयमेंट में चले गए, तो मुझे नहीं लगता कि तो सरकार का मेन जो पर्पस है इन चीज़ों को करने का, क्योंकि बेनिफिट्स का जो है, जो आप पूछ रहे थे बेनिफिट, इसका मेनली तो है कि जितनी भी जो ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख कंपनीज जो इंडिया में स्मॉल कंपनीज की में फॉल करेंगी इसके अंदर, तो उनको इसका बेनिफिट होगा। और बेनिफिट क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे भी, बेनिफिट किस क्या 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 बेनिफिट इसके अंदर रहेंगे। क्योंकि कंपनी जो स्मॉल कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट, उस पर काफ़ी कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होते। अच्छा, कंपनी एक्ट वाले लागू नहीं होते इसमें कहीं ना प्रोड्यूसर कंपनी को भी जोड़ दोगे। ठीक है ना जी। और उसमें जो है प्राइवेट कंपनीज जो है ना, उस प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूसर कंपनीज है हमारी, जो किसान भाइयों की कंपनीज है ना जी, प्रोड्यूसर कंपनीज भी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आती है जी। क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट के अंदर जो है ना क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर कंपनी का नाम तो होगा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बट वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानने की वजह से जितने भी ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है ये उसके ऊपर भी लागू। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी एक्ट है, जो लॉ है, उन झमेलों से एक कंपनी लॉ में, एक कंपनी स्मॉल कंपनी में आने के बाद जी। उस सारे झंझट से ये बहुत सारी कंपनियां, कंप्लायंसेस में हाँ। जितनी भी कंप्लायंसेस हैं, जो कंप्लायंसेस झंझट नहीं होती, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि कंप्लायंसेस जो है ना वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा है हर कंप्लायंस के लिए एक जो है ना कंप्लायंस जो है ना वो कॉस्ट करती है। नहीं, झंझट हम अगर एक किसान के नजरिए किसान से की देखें, नजर से देखें जी, क्योंकि एक किसान उत्पादक से कंपनी की तरफ शिफ्ट हो रहा है जी, धीरे जी, धीरे, वो उसके लिए वो झंझट ही होते जी, हैं, जी, 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 क्योंकि जी। कानूनी भाषा परिभाषाएं और उन सब झंझटों से वो उसको जी। दो चार होना पड़ता है। तो नेगेटिव सेंस में नहीं, पर उसके लिए क्योंकि वो चीजें बेसिक डाटा और जी, वो सारी जी, चीजें जी, कलेक्ट जी, करना और ये सारी चीजें उसको एक झंझट ही लगता है। जी 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 जी। क्योंकि उसको अगर सिंपलीफिकेशन से जितनी ज़्यादा आसानी से तरीके से चीज़ें होंगी तो उस लिहाज से मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें लिखा हुआ है अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो अदर देन जो पब्लिक कंपनीज हैं, यानी पब्लिक कंपनीज की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। होल्डिंग कंपनी, अगर किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है वो फॉल नहीं करेगी। सब्सिडरी कंपनी फॉल नहीं करेगी। सेक्शन 8 कंपनी, नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनीज में फॉल नहीं करेगी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। और एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, वो इसमें फॉल नहीं करेगी। ये कंपनीज यानी सरकार द्वारा किसी स्पेशल एक्ट में बनाई गई कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां, सब्सिडी कंपनियां, नो प्रॉफिट कंपनियां स्मॉल कंपनी के दायरे में नहीं आएंगी, वो इस दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अलावा बची हुई कंपनियां इसके दायरे में रहेंगी और एक पब्लिक कंपनी भी इसके दायरे में नहीं आएगी जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इससे जो कंपनियां पहले लार्जेस्ट या बिग कंपनियों में थी वो स्मॉल कंपनी में आ जाएंगी, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्मॉल कंपनी में? उनको जो बेनिफिट्स हैं जी वो तो देखिए, एक तो जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बेनिफिट रहेंगे इसके अंदर। जो स्मॉल कंपनी को सबसे पहला जो बेनिफिट रहेगा उसको कि उनको जो पहले देखिए, एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है जो बिग कंपनी है, उसको साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना कंपलसरी है और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, ये लॉ में लिखा हुआ है। बट जो स्मॉल कंपनी है उसको साल में, कैलेंडर ईयर में 2 ही बोर्ड मीटिंग करना कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। हाँ, वो पर 2 मिनिमम 2 ही है, 2 की है। बोलो मीटिंग में अगर कोई कॉल करता है, बोर्ड मीटिंग, सच में बोर्ड मीटिंग होती है, उसका खर्चा बड़ा होता है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने 4 से घटा के 2 बोर्ड मीटिंग करी है। और उसमें ये भी लिखा कि 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो गैप है वो 90 दिन से
जो है ना 90 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मीटिंग के बीच का अंतराल 90 दिन कम से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, कम ये नहीं कि 90 दिन के अंदर ही कर ली 2 मीटिंग। नॉट लेस देन 90 डेज लिखा हुआ है कि नॉट से जैसे इसका मतलब है ज़्यादा होना चाहिए। एक तो ये इसका बेनिफिट है जी। दूसरा बेनिफिट है कि आपको जो है ना वो जो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर है वो स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि स्मॉल कंपनी पे कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट जो ऑर्डर है उसके अंदर काफ़ी सारा कंप्लायंस पार्ट होता है जो ऑडिटर मेंशन करता है, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। तीसरा इसके अंदर है कि इसमें कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी को, स्मॉल कंपनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें चौथा है कि जो फॉर्म्स की सर्टिफिकेशन है जो पहले रिक्वायर्ड होती है बिग कंपनी के लिए, वो स्मॉल कंपनी को सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट इसके अंदर जो है ना जी वो जो डायरेक्टर रिपोर्ट एक ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनती है बड़ी कंपनी की। उसमें कोई 27-28 पॉइंट्स जो है ना वो पूरे की पूरी कंप्लायंस लॉ की लिखी जाती है कि कंपनी ने वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और नॉट। उसमें जो लेकिन स्मॉल कंपनी में रूल 8A है जो नया सरकार ने अभी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ 8-10 पॉइंट ही हैं जो आपको जिसको आपकी कंप्लायंस आपको बतानी है। बाकी इतने 28 पॉइंट्स की कंप्लायंस की बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद इंटरनल फाइनेंशियल जो कंट्रोल की रिपोर्टिंग है वो भी आपको उसके अंदर अपनी बैलेंस शीट में या डायरेक्टर रिपोर्ट में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है कि जो रोटेशन ऑफ जो ऑडिटर है कि हर साल 5 साल के बाद आपको ऑडिटर बदलना पड़ रहा है या हर 10 साल के बाद ऑडिटर बढ़ना पड़ रहा है। अगर कंपनी अगर ऑडिटर फर्म है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 उसकी भी कंप्लायंस आपको उसकी भी वो भी एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं है, तो आपको बार बार ऑडिटर नहीं चेंज करना पड़ेगा, वो कॉस्ट आपकी बचेगी। तो इतनी कंप्लायंसेस आपकी की जो है कॉस्ट है वो आपको बचेगी, ठीक है ना। तो और पेनल्टीज भी इसके अंदर कम है कि जो लॉ में पेनल्टीज दी गई हैं सेक्शन 446B है, उसमें लिखा है कि स्मॉल कंपनी अगर है तो उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस में जो भी पेनल्टीज दी गई हैं वो पेनल्टीज जो है ना वो 50% पेनल्टीज जो है ना वो हो जाएंगी आपकी ऑलमोस्ट कम हो जाएंगी पेनल्टीज। और दूसरी बात ये है कि और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इन कंपनी के केस में 2 लाख रुपये पेनल्टी, और ऑफिसर और इन डिफॉल्ट अगर है तो 1 लाख रुपये मैक्सिमम पेनल्टी रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जबकि पेनल्टीज अदरवाइज देखा जाए अगर कंपनीज कंप्लायंस नहीं करती हैं तो लैक्स ऑफ रुपीज़ में पेनल्टीज आती हैं। तो लेकिन स्मॉल कंपनी के ऊपर ये डेफिनेशन आने से ये कई कंपनी जो इसके दायरे में आएंगी वो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल कंपनी में आने के बाद चीज़ें काफ़ी सिंपल सी हो जाएंगी, बहुत सिंपल हो जाएंगी और सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा प्रोड्यूसर कंपनीज को, थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर इसमें भी कोई सुधार की आपको कोई गुंजाइश लगती है कि स्मॉल कंपनीज को लेके ये स्टेप सरकार आपने पहले मंत्रालय में लेटर वेटर भी लिखे थे, उसका भी जिक्र करो आप। कुछ हम जो भी हमारे जो है ना पर्सनली मेरे जो भी कुछ भी मेरे दिमाग में कोई चीज़ आती रहती है, लगता है कि मुझे कि ये जो है ना लॉ के अंदर कहीं भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो मैं मेरी पर्सनली ये रहती है सोच के मैं मिनिस्ट्री में अपना जो है ना मेल्स लिखता रहता हूँ। तो मिनिस्ट्री में आज नहीं कल, तो क्योंकि देखिए ऐसा लॉ नया बना है तो नया जब लॉ बनता है तो उसमें अमेंडमेंट्स बहुत होती हैं और सब लोगों की जो जब वो लॉ ऑपरेशनल होता है तो नीचे से जब एक क्वेरीज आती है कि यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो बीइंग प्रोफेशनल ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सरकार को बताएं कि कहाँ पे जो है ना लॉ में कहीं कोई खामी है तो हम बताएं। और सब जो है ना वो अगर लॉ के बारे की खामी के बारे में बताएंगे सरकार को तो मुझे लगता है कि सरकार उसको सुनती है और सरकार उसके ऊपर अमल भी करती है और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हुई भी हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेप ही सही, और ये एक छोटी कंपनियों के लिए, खासकर किसान उत्पादक कंपनियों के लिए या इस तरह के जो छोटे स्टार्टअप करने वाले हैं उन सब के लिए, एक छोटे दायरे में जो लोग काम अपना स्टार्ट करना चाहते थे या पहले से ऑलरेडी कर रहे थे उनके लिए एक स्टेप कह सकते हैं कि ये बड़ा आरामदायक रहा है। बहुत बड़ा स्टेप है ये सरकार की तरफ से, बड़ा अच्छा स्टेप है। और जिसमें MSME इंक्लूड होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और जो है ना प्रोड्यूसर कंपनीज हमारी इंक्लूड होंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि वो लोग जो है ना इससे बहुत बेनिफिट होगा। और जो है ना जो मैंने बताया आपको मंशा सरकार की है कि इन जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, इनको ऊपर उठाया जाए, इनके थ्रू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। जी।
ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।